नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। इस पार्ट में हम अगला 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई। तो ये सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई थी। कब की गई थी? 1965 में की गई थी। जिसमें लिखा है कि सीमा सुरक्षा बल जो बीएसएफ है, उसका गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया था, जो भारत और पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। और इसका मुख्यालय जो है वो क्या है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय क्या है? बीएसएफ का जो मुख्यालय है, सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय है, वो नई दिल्ली में है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, 52 वाले क्वेश्चन पे। तो लिखा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्या है? 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया था, जबकि अंगीकृत पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसको जो में उल्लेख है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित, कभी कभार अधिनियमित या आत्मर्पित भी लिख देता है अंगीकृत की जगह पे। तो अधिनियमित भी 26 नवंबर 1949 को किया गया था। संविधान को अपनाने और उसके पूर्ण होने और पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 है। क्या है? 1949 है। कह रहा है इस दिन मतलब अंतःकालीन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी को जो शेष बचते हैं उपबंध, वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। कह रहा है कि इसलिए इसे अंगीकृत पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 को बोलेंगे, यदि लागू बोलेगा तो 26 जनवरी 1950 को बोला जाएगा। 53 क्वेश्चन की भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को चूँकि अंगीकृत किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। और इसका शुरुआत कब किया गया था? 54 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया है तो संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। 11वें अधिवेशन संविधान सभा का, 11वें अधिवेशन में संविधान सभा को अपनाया गया था। 55 क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो सबसे पहले क्या आता है? सार्वभौम सत्तापन। सार्वभौम सत्तापन, समाजवादी, ये चौथा वाला सही है। सार्वभौम सत्तापन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र, कहीं कहीं प्रजातंत्र भी लिख देता है। तो गणतंत्र, सार्वभौम सबसे पहले, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र, ये क्या है? ये हमारा सही क्रम है। किसका? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सही क्रम है। अगले वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है 56 नंबर का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है सेम। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। ठीक है, तो सी वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का क्वेश्चन। तो 57 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है। कि जो जनता है ना, वह सर्वशक्तिमान है। क्या है? और वह किसी अन्य पर, क्या है, किसी अन्य पर आधारित नहीं है। और जो हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना किससे आरंभ होती है? तो हम भारत के लोग के शब्दों से, हम भारत के लोग के शब्दों से। क्या है? हम बोलते हैं ना कि हम भारत के लोग, भारत को गणतंत्र, समाजवादी, ऐसे। तो हम, जो हमारा संविधान है वो हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होता है। तो इसका सही ऑप्शन डी है। क्या है? सही ऑप्शन डी है। नीचे दिया भी है कि जो लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि जनता सर्वशक्तिमान और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है, ये अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। 58 वाला नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो नहीं, ये नहीं है। कह रहा है कि संविधान लिखित है, इससे प्रजातंत्र से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ मौलिक अधिकार है, ये भी प्रजातंत्र का अर्थ नहीं है। प्रजातंत्र का अर्थ होता है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र का मतलब क्या है? कि जनता को अपना सरकार चुनने और बदलने का पूरा अधिकार है। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है।
तो भारतीय संविधान की प्रकृति है कि प्रकृति में इसकी संघीय है। भारत के संविधान में क्या माना जाता है कि प्रकृति में संघीय है, लेकिन किंतु जो भावना में है वह एकात्मक है। भारतीय संविधान क्या है, प्रकृति में संघीय है लेकिन भावना में क्या है, एकात्मक है। भावना में एकात्मक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 वाला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 60 में लिखा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध क्या है। तो भारतीय संविधान 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल विरोधी कानून है, जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। दल विरोधी कानून से संबंधित है कौन, 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 52वां संविधान संशोधन 1885 में दल विरोधी कानून को जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में। आगे देखते हैं भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत। तो भूमि सुधार क्या है, कौन से किसका विषय है, संघ सूची का कि समवर्ती सूची का कि राज्य सूची का। तो भूमि सुधार जो है वह राज्य सूची का विषय है। क्या है, भूमि सुधार जो है राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे, तो राज्य सूची में मूल संविधान में हमारे 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इस समय जो राज्य सूची है उसमें 61 विषय कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किसके द्वारा। तो हम जानते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम के द्वारा हम 4 तरीके से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा। तीसरा है कि किसी भूभाग द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। और चौथा जो होता है भारतीय अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा, उसमें बोला गया है कि हम क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्री द्वारा या पंजीकरण द्वारा हम भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम किसी बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो नहीं पूछा था, तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था। तो नागरिकता संशोधन संबंधी जो कानून था वह कब पारित किया गया था, तो 11 दिसंबर 2019 को ही पारित किया गया था नागरिकता संशोधन कानून। नागरिकता संशोधन कानून जिसे क्या बोलते हैं, CAA, जिसे बोलते हैं CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कब पारित किया गया, तो 11 दिसंबर 2019 को, 11 दिसंबर 2019 को ये पारित किया गया था। ये पढ़ भी लेते हैं। कह रहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसे 11 दिसंबर 2019 को यह पारित कर दिया जाता है। और पूर्ण रूप से लागू कब होता है, तो 10 जनवरी 2020 को यह नागरिकता संशोधन अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। विधि का नियम हम आर्टिकल 14 में पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 14 में क्या बोलता है, विधि का नियम आर्टिकल 14 में बोलता है कि विधि के समक्ष समानता, मतलब सभी लोगों के लिए कानून क्या होगा, एक समान होगा, चाहे वो भारतीय हो या गैर भारतीय हो। सभी के लिए क्या है, आर्टिकल 14 में बोला गया है कि सभी के लिए जो विधि का नियम है वह सभी के लिए समान रहेगा। तो इसमें बोल रहा है कि विधि का नियम, पहला ऑप्शन में दे रहा है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो यही सही है, पहला ही सही हो जाएगा कि सभी के लिए एक कानून रहेगा और सभी के लिए एक न्यायतंत्र भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर वाले क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो कौन मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है, तो हम जानते हैं मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है एक तो आपका सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दो हैं जो लागू कर सकते हैं। आर्टिकल किस में, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों को किस में लागू कर सकता है, तो 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट है वह 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है। और ये तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा हम मौलिक अधिकार के कानून को लागू करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें देख लीजिए कि जो हमारा ये है कि न्यायालय जो है अपना शक्ति का प्रयोग 5 प्रकार के रिट में जारी करता है। एक परमादेश होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, अधिकार परीक्षा होता है, उत्प्रेषण होता है, प्रतिषेध होता है। ये 5 प्रकार का रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। किसके तहत, आर्टिकल 32 मतलब ये क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है न्यायालय है 5 प्रकार का रिट जारी करता है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान है। तो ये अनुच्छेद 12 से लेकर क्या है, 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 है, जिसमें आर्टिकल 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा दिया है। आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दिया है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं 67 वाला क्वेश्चन। तो कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता है। तो ये आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 के फर्स्ट के क में क्या है, आर्टिकल 19 के क्लॉज ए के फर्स्ट में है हमारा
अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। 68 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? कह रहा है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो हम जानते हैं संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है? मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के आधार को मूल अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको आर्टिकल 300 के क में रखा गया है। किसको? संपत्ति का अधिकार को आर्टिकल 300 क में रखा गया है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बी सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो हम अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहते हैं, अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहते हैं और उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं, डी होगा। ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन सही है। एक बार इसको देख भी लेते हैं, इसका डिटेल 69 का। तो इसमें देखिए लिखा भी है कि किसको किसको, तो अधिकार परीक्षा को और उत्प्रेषण को भी शायद बोलते हैं। हाँ, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण दोनों को, इसको अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण दोनों को क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम बोलते हैं। 70 है कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। किसमें है? तो एक कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। तो 70 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 71 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कह रहा भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था भी किसमें की गई थी? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किसके द्वारा? आर्टिकल 40 के द्वारा। आर्टिकल 40 के द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन है ना, तो आर्टिकल 40 के द्वारा पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। 72 क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो हम जानते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो परिवर्तनीय नहीं होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार क्या होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं। क्या होते हैं? मौलिक अधिकार परिवर्तनीय होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं होते हैं। इसे आप कोर्ट में क्या कर सकते हैं, मतलब इस पे वाद नहीं कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो किसमें किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को किसमें निर्धारित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन में ये निर्धारित किया गया है। किसमें? भाग 4 के क में। भाग 4 के क में। और इसका आर्टिकल क्या है? 51 का क। 51 का क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। कह रहा है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? क्या बोला है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को, मतलब आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक अधिकार। किस क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 10 आचार, लेकिन अभी 10 आचार नहीं है, मौलिक कर्तव्य में 11 भी जुट गया। वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसे 11वां मौलिक कर्तव्य भी क्या है? 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथककरण, ये मौलिक कर्तव्य है जो आर्टिकल 50 में है। किसमें है? आर्टिकल 50 में क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। बी है कि हमारी मिलीजुली संस्कृति का, तो ये तो नहीं है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये भी नहीं है, जबकि बच्चों के देखभाल के लिए हमारा मतलब किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। तो हमारा पहला वाला सही क्या बोला था कि भारत में निम्नलिखित कर्तव्य कौन सा? अच्छा, एक मिनट गलती हो गया। ये जो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण है वो क्या है? हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 50 में है। जबकि मौलिक कर्तव्य यहाँ पे पूछ रहा था, तो ये हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है, ये हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। जबकि ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। जबकि छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना आर्टिकल 17 में आता है, जिसमें अस्पृश्यता का सिद्धांत है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति क्या है? तो संसद का लिखा है कि पहला ऑप्शन संसद का हिस्सा नहीं होता है, जबकि ये गलत है। संसद का हिस्सा होता है। संसद कितने लोगों से मिलकर बनते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। पहला क्या होता है? राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। तो ऑप्शन बी सही होगा कि संसद का हिस्सा है। राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का हिस्सा होता है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली दोनों द्वारा ये किया जाता है। तो इसमें चूँकि
ई ऑप्शन नहीं है, इसलिए दोनों ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें होगा बी एंड सी, बी एंड सी द्वारा। 78 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? तो कह रहा है पहला कि भारत के महाधिवक्ता को, भारत के महाधिवक्ता को तो नहीं। यदि राष्ट्रपति का कोई चुनाव में विवाद है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यह विवाद सौंपा जाता है। और 21 आर्टिकल में तो 71 के 1 में, 71 के फर्स्ट में क्या है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसे 71 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका विनिश्चय ही अंतिम होगा। 79 क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसमें महाभियोग नहीं दिया है, बोल रहा है कि किसके द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा। तो ये लोकसभा के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम 2/3 से दोनों सदनों में हम महाभियोग के द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। क्या बोला है कि 56 के खंड क के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61, जो क्या है अनुच्छेद 61 क्या है? महाभियोग है। अनुच्छेद 61 क्या है? महाभियोग है। रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोगों के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 81 वाला देखते हैं। कह रहा है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार कह रहा है कि ये नागरिक सेवा अधिकारी पूछ रहा है, ठीक है, नागरिक सेवा अधिकारी पूछ रहा है। तो केंद्र में नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव होता है। कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। 82 वाला क्वेश्चन का जो आंसर है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति में। जो केंद्र शासी अधिशासी शक्तियों का जो निर्धारण होता है उसमें वो किस में होता है? भारत के राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को निहित किया जाता है किस में? भारत के राष्ट्रपति में। क्यों? तो भारत क्या है, एक मिनट, तो 83 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब कर सकता है? तो कह रहा है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, सही है ये भी। कह रहा है बाह्य आक्रमण के आधार पर, ये भी सही है। युद्ध के आधार पर, ये भी सही है। मतलब तीनों सही है, ऊपर वाला तीनों सही है। यह 352 आर्टिकल 352 के तहत क्या कर सकता है? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि हथियारबंद विद्रोह हो गया या बाह्य आक्रमण हो गया या युद्ध के आधार पर। और 356 में भी राष्ट्रपति राज्य में क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और वित्तीय संकट के कारण 360 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर का क्वेश्चन। तो 84 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रायः किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्य में। तो राज्य में क्या किसके सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा जब रिपोर्ट दिया जाता है राष्ट्रपति को, तो वहाँ पे क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो 84 का आगे देखते हैं, 84 का कौन ऑप्शन दिया? तो गवर्नर, यहाँ पे राज्यपाल नहीं लिखे गवर्नर लिखा है। तो गवर्नर के कहने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किसके अनुसार? तो 356 के अनुसार क्या है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किसके कहने पर? तो राज्यपाल के रिपोर्ट मिलने पर यह राज्य में क्या है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 85 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या अधिकार नहीं देता है? संविधान राष्ट्रपति को क्या नहीं अधिकार देता है? कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति का। तो यही है, राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। तो 85 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमादान करे। नहीं, ये तो प्राप्त है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ये भी सही है। अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी सही है। बी वाला सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। इसके लिए भी क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय के या किसी न्यायाधीश को हटाना है तो उसके खिलाफ हम कदाचार साबित करना पड़ता है हमको कि। और कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा क्या किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। 87 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कहाँ से थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वह कहाँ से थे? बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से थे।
और देखिए इसमें लिखा है कि सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, वो भी कहाँ के थे, बिहार के ही थे। कौन सा कथन असत्य है? 88 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला बोल रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, तो ये सही है, होनी चाहिए, 35 वर्ष का होगा तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। और चौथा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये भी सही है। तीसरा वाला गलत है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, तो ये पूछ रहा था असत्य कथन, तो ये सही है हमारा। सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। 81 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वैसे उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। कैसे होता है, इसका भी निर्वाचन क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। 89 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति क्या होता है, उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 के अंतर्गत, आर्टिकल 64 और 79 के अंतर्गत, आर्टिकल 64 में तो उपराष्ट्रपति की बात की गई है और 79 के तहत राज्यसभा का क्या होगा, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, क्या मुख्य है, तो केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री क्या होता है, भारत का प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। 91 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा ये क्या किसके तहत होता है, तो आर्टिकल 74(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता देना रहता है या सलाह देना रहता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, जिसका प्रमुख जो होता है वो क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। 91 नंबर का क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति, तो वह जो संघीय मंत्रिपरिषद होता है वह सिर्फ केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो कह रहा है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, तो मंत्रिपरिषद भी क्या है, लोकसभा के प्रति। इसमें देखिए लोकसभा तो नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे अध्यक्ष स्पीकर दिया तो इसके प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे। यहाँ पे रहना चाहिए था लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसमें नहीं है। 93 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन, तो विधायिका। विधायिका किसके अंतर्गत कार्य करती है, तो कार्यपालिका के अधीन रहकर विधायिका काम करती है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, तो 94 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 94 नंबर का क्वेश्चन है, 94 नंबर का क्वेश्चन है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। कह रहा है कि विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है। तो इसका ऑप्शन, अच्छा इसमें कोई और भी सही है। कह रहा है कि विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, जबकि राष्ट्रपालिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो इसमें देख लेते हैं कि कह रहा है कि शासन प्रणाली सामान्यतः दो पद्धतियों में होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में जो ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए भारत में क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य का मतलब व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। तो ये ऑप्शन था क्या, देखा जाए व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं, ये ऑप्शन नहीं था। फिर कह रहा है कि और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति तो होता है, राष्ट्रपति न्यायपालिका का, हाँ ये था। अच्छा इसमें दिया कि हाँ, इसमें देख लीजिएगा कि आप इसमें क्या है, ई वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप लोग देख के बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 94 का 95 वाला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है, तो किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री हमारा लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। क्या होता है, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। ये आर्टिकल 75 के 3 में है। कह रहा है कि संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया और वह किस में प्रयोग किया गया, 352 में। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक बार किया गया और वह किया गया 352 में, आर्टिकल 352 में। 97 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन, अटॉर्नी जनरल ये सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है और किसके अंतर्गत, तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत, क्योंकि आर्टिकल 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है जो क्या करेंगे, भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने का काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत का महान्यायवादी।
अगला क्वेश्चन 99 नंबर का कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है कौन? तो कानूनी विषयों पर वही वही देंगे महान्यायवादी। कौन देगा? नहीं, कानूनी विषयों पर तो एडवोकेट जनरल देंगे। कौन देंगे? एडवोकेट जनरल देंगे। देखिए महाधिवक्ता इसको क्या कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता परामर्श देता है। अगला क्वेश्चन है 100 की आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 1956 के अंतर्गत हुआ, जिसमें सबसे पहले कौन सा राज्य का स्थापना होता है? आंध्र प्रदेश का स्थापना होता है। ये आप लोग बताइएगा कमेंट में कि मतलब इसका देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि 1956 में ये आप लोग बताइएगा कि कौन से राज्य का स्थापना होता है और राजस्थान के नागौर का कब स्थापना होता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जो अगला 50 क्वेश्चन है वो उसका हम लोग अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन का। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम लोग का भी मोटिवेशन बने और अगला वीडियो भी लाएँ। थैंक यू।